हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 का कवक पढ़ने जा रहे हैं। कवक कहने का अर्थ होता है कि ये जीवमंडल में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, अर्थात इनमें हरित लवक रहित सकेंद्रीय और संवहन ऊतक सहित एक थैलोफाइटस संरचना होती है। आमतौर पर इसे हम उगे हुए अक्षर देखते हैं क्योंकि थाइलॉइड अर्थात सुकायवत रहती है। और इसकी संरचना एक चीज़ और है कि कवक मृतोपजीवी प्रकृति वाले जीवधारी होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ होता है कुछ परजीवी भी होते हैं और ये बहुकोश की पर्णहरिम रहित रहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। और इसके अध्ययन करने की एक शाखा, विज्ञान की जो एक शाखा है जो इसके बारे में अध्ययन करती है, उसे माइकोलॉजी कहते हैं, जो कवकों के बारे में अध्ययन करती है। जैसे हम देखते हैं ईस्ट देखते हैं ना, तो वो क्या है, एक कवक है। अब इनकी और विशेषता के बारे में अगर बात करूं तो पर्णहरिमविहीन होने के कारण ये अपना कवक भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात मैंने अभी कहा हेट्रोटॉपिक अर्थात विविध पोषी होते हैं। जैसे मैंने बताया मृतोपोषी या मृतजीवी या परजीवी होते हैं। इसके अलावा अगर मैं परजीवी की बात करूं अर्थात दूसरे जीव जैसे कवक मूल की बात करता हूं तो इसी प्रकार से लक्षणों को प्रदर्शित ये करता है। इसके अलावा इसमें एस्कोमाइटिना, ठीक है, या माइसीलिया, हाइफी, ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। ये आपस में एक जालिकानुमा संरचना बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम भी कहते हैं। अक्सर इस कवक को या हम कई मशरूमों को हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि और भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कहने का अर्थ हुआ कि भोजन के रूप में किसी चीज़ को संग्रहित करता होगा। तो इसमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, ये संग्रहित करने का कार्य करता है। अर्थात भोजन को जैसे मनुष्य भी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखता है और कवक भी क्या करता है, भोजन को एक ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने दैनिक जीवन के समय उपयोग में उसे ला सके। तो इस तरीके से ये क्या करता है, भोजन को संचित करने का कार्य करता है। और अगर इसके भोजन की बात करें तो ये क्या बताया मैंने, काइटिन की बनी हुई परतों का इस्तेमाल करता है, अर्थात इसकी कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है, काइटिन की एक मजबूत बनी होती है जो सेलुलोज के साथ मिलकर बनी होती है। अब अगर मैं बात करूं, कवक संसार में उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे हम सड़े गले चीज़ों देखते हैं, जैसे रोटी, अचार, ये सभी में पाए जाते हैं। जैसे रोटी को बहुत दिनों तक अगर हम पानी से गीला करके थोड़ा सा एक अंधेरे में ही रख दें तो उसमें फंजाई उग जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि कवक इन सभी नम स्थानों या नम जगहों पर पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कवक की विशेषताओं की और इसके लक्षणों की, तो याद रखिए इसे आसपास हम लोग देखते हैं अनियमित आकारों में। जैसे कहने का अर्थ ये होता है कि इनमें जो संरचनाएं पाई जाती है इनके लक्षणों के आधार पर पाई जाती है। जैसे म्यूकस, राइजोपस कवक जिसे में प्रविष्ट भोजन होने से पहले ही पच जाता है, मतलब उसे भोजन के रूप में वो क्या करता है, आसानी से पचा लेता है। याद रखिए म्यूकस राइजोपस एक कवक है। प्रश्न कई बार यही आता है कि म्यूकस या राइजोपस क्या है। इसके अलावा गोबर पर उगने वाला एक कवक भी होता है जिसे कहते हैं क्रोफिलस कवक। गोबर तो अक्सर आप लोगों ने देखा है, उसमें गोबर फूल जैसी संरचनाएं जो बनती है, उसका नाम याद रखना, क्या कहते हैं उसे, क्रोफिलस कवक भी कहते हैं। इसकी संरचना के अनुसार से क्रोफिलस एक नाम है उसकी जाति का और कवक उसके नाम पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक संरचना बनाती है जो जालिकावत होती है। परंतु याद रखिए ये किस पर उगता है, बताया मैंने, ये गद्दी के समान नहीं रहता बल्कि एक परत के समान रहती है। नाखूनों और बालों पर उगने वाले कवकों को हम क्या कहते हैं, कैरेनोटोफिलिक कहते हैं। अर्थात ये भी कवक का क्या है, एक रूप है। अक्सर हम दैनिक जीवन पर ये चीज़ हम देखते हैं कि कवक हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में पाई जाती है। और ये कवकों का एक रूप भी होता है और एक प्रकार भी होता है। अगर मैं बात करूं किसके, किण्वन की, ईस्ट द्वारा इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। याद रखिए किण्वन में ईस्ट का उपयोग होता है इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में भी इसका उपयोग करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण। तो विषाणु वायरस है क्या, लैटिन भाषा में इस वायरस का अर्थ होता है विष। 19वीं शताब्दी में से विष अर्थात रोग पैदा करने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता था। अर्थात इस शब्द का उपयोग ही विषाक्त पदार्थों के लिए किया जाता था कि वायरस है क्या, किस तरीके की रोग उत्पन्न करता है और किस तरीके से होता है। वायरस शब्द का अर्थ ही मानते थे उन लोग हानिकारक चीज़ें।
उसे कहते थे वे वायरस। आज जैसे कि वर्तमान समय में हम कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा संक्रमित है, तो वायरस की संरचना, उनकी खोज और उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग कि वायरस का सर्वप्रथम खोज जो है सन 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था, किसमें? चेचक के विषाणुओं का। उन्होंने ये बताया कि चेचक जो रोग होता है उसमें उन्होंने क्या किया, मसल्स में जो चेचक रोग होता था उसकी त्वचा से उस चीज़ को निकाला और उनका अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि उन्होंने उस चीज़ का नाम दिया कि ये जो रोग होता है वो चेचक रोग, वो विषाणु जनित रोग है। इसीलिए लोग क्या करते थे, उस रोग के बारे में जानते थे और कहते थे कि वो रोग उत्पन्न करने वाला है। जैसे दूसरी बात करूँ, सन 1886 में एडोल्फ मेयर ने था तंबाकू में मोज़ेक रोग के कारण वायरस को बताया था। तंबाकू जानते हो, जो निकोटीन का उपयोग करते हैं लोग, ठीक है, नशे के रूप में, तो उसमें भी मोज़ेक रोग उत्पन्न करने वाला जो था वो कौन सा था? वो था वायरस, विषाणु था। तो इस तरीके से जब इन दो खोजों के बाद लोगों को लगने लगा कि विषाणु जो है हमेशा क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, और विष के रूप में उसे जाने लगा। परंतु रूसी वनस्पति इवानोवास्की ने सन 1892 में तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग का अध्ययन करके उसके अस्तित्व का पता लगाया कि उसकी आकार किस तरीके से होती है, कैप्सिड, उसके चारों ओर जो आवरण है वो कैप्सिड किस तरीके से होती है, उसके बारे में पता लगाया था उन्होंने। और साथ ही साथ बेजनिंग और बोर ने तंबाकू के पत्ते के इसका प्रभाव और टोबैको मोज़ेक वायरस रखा। क्या रखा उनका नाम? टोबैको मोज़ेक वायरस रखा, क्योंकि देखो वो पत्तियों को सड़ा देता था और क्या कर देता था, उन्हें गीला द्रव कर देता था, जिससे क्या होता था, जिससे कि वो और हानिकारक हो जाता था, खराब भी होता था और हानिकारक बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने वायरस के बारे में पता लगाया। अब हमें ये भी जानना है कि इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं, खास बातें कौन कौन सी हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए, वायरस जो होता है, ठीक है, एक जैसी संरचना आप लोगों के सामने दिख रही है, ये वायरस की संरचना है। इसके चारों ओर एक कैप्सिड की खोल आवरण होती है और प्रोटीन की श्रृंखलाएं होती हैं। उस प्रोटीन को नहीं तोड़ पाते, इसलिए वायरस को हम नष्ट नहीं कर पाते। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि कर सकता है, ठीक है, अर्थात ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, एक समान लिविंग के समान और एक समय नॉन लिविंग के समान। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं, मतलब नॉन लिविंग के समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर ये जीवित के समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इनमें लक्षणें भी अलग अलग होती है और उन्हीं के अनुसार से क्या करते हैं, ये गुण प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है कि आखिर वायरस है क्या। तो वायरस को इसलिए क्योंकि इसमें सजीव के लक्षण और निर्जीव के लक्षण, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इन्हें क्रिस्टल रूप में भी इकट्ठा किया जा सकता है, मतलब क्या रूप में? क्रिस्टल रूप में। ये सैकड़ों वर्ष यानी कई वर्षों तक सुप्त अवस्था में रह सकता है, जिस पर केमिकल, ताप, दाब किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये वायरस का होता है। और साथ ही साथ इनमें, ठीक है, शरीर के अनुसार, मतलब जैसे जीवित शरीर के अंदर गया तो वो लक्षण बाहर खोल को तोड़कर जब एक बार ये विषाणु जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो उसे वो जेनेटिक पदार्थ को उपयोग करके उसे रोग उत्पन्न कर सकता है, अर्थात उसको बदल सकता है। मूल आरएनए और डीएनए की जेनेटिक संरचना अपनी जेनेटिक संरचना में बदल देता है। ये वायरस की विशेषता होती है। अर्थात वायरस किसी के शरीर के अंदर इंजेक्ट हुआ तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो वायरस उसके शरीर के अंदर जाकर उसके डीएनए आरएनए का उपयोग करके अपने अनुवांशिक पदार्थ की संख्या को बढ़ाएगा और रेप्लिकेट करेगा अपने आप को और संख्या में बढ़ाते चले जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, जो चीज़ें आएंगी, पदार्थ आएगा, उसका उपयोग वो खुद करते जाता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये वायरस की मुख्यता क्या होती है, काम होता है। मतलब वायरस इस तरीके से क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये वायरस का होता है। अर्थात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शरीर के बाहर क्रिस्टल रूप में और शरीर के अंदर कैसे जीवित के रूप में कार्य करता है। अब इसका आकार की अगर मैं बात करूं, मतलब भाई जीव है तो कोई ना कोई आकार की रहता होगा, तो अगर मैं इसके आकार की बात करूं वायरस की, तो आकार जो है वो 20 nm से 300 nm तक हो सकती है। कितने nm तक हो सकती है? 20 nm नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच हो सकती है। सबसे सूक्ष्म वायरस टोबैको नेग्रोसिस वायरस जो है उसका परिमाप कितना होता है, 17 nm होता है। कितना होता है? 17
NM। भाई कोई चीज़ छोटी होती होगी तो कोई चीज़ बड़ी भी रहती होगी। तो मैंने अभी किसका बताया, छोटी के बारे में बताया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, बड़ी की, तो सबसे बड़ी जो जंतु वायरस होता है वो पोटैटो फीवर वायरस होता है। इसका परिमाप कितना रहता है, इसका परिमाप जो रहता है वो 400 NM तक का रहता है। अर्थात सबसे बड़ी और छोटी वायरस, ये पोटैटो मतलब आलू में जो रोग उत्पन्न करता है उस वायरस के बारे में जान रहे थे। अब मैं बात करूं सबसे अच्छी चीज़, इसकी संरचना जो विषाणु से बिल्कुल अलग रहते हैं। स्नेलेरी 1935 में टोबैकोमोज़ेक वायरस के रवों के रूप में पौधे से अलग किया और बताया कि ये प्रोटीन का बना होता है। मतलब चारों ओर से किसका आवरण रहता है, इसमें प्रोटीन का आवरण रहता है, जिसका मैंने बार बार जिक्र कर रहा था कैप्सिन करके। तो इस तरीके से ये प्रोटीन के आवरणों द्वारा घिरा रहता है। देखो TMV कभी आता है, TMV क्या है तो याद रखिए, टोबैकोमोज़ेक वायरस, ये इसका नाम होता है TMV का, ठीक है। और पौधे से अलग किया तथा बताया कि ये क्या करता है, प्रोटीन का बना होता है। किसने बताया था, स्टले ने, कब, 1935 में। परंतु बॉलेन और पियो ने 1938 में बताया कि इन्हें RNA पाया जाता है। मतलब अनुवांशिक पदार्थ, देखिए हर जीव में अनुवांशिक पदार्थ अलग अलग होता है, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। परंतु वायरस ही एक ऐसा जीव है, ठीक है, जिसपे अनुवांशिक पदार्थ RNA के रूप में पाया जाता है। और RNA के रूप में ये क्या करता है, ये सर्वाइव करता है, गति करता है। और अन्य रासायनिक अध्ययनों से पता चला कि अनेक विषाणुओं में प्रोटीन के अतिरिक्त DNA भी पाया जाता है। देखिए इसमें अनुवांशिक पदार्थ DNA और RNA पाया जाता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। परंतु RNA जो है वो वायरस में ही अनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है। जैसे हमारा कोरोना वायरस जो है वो RNA पाया जाता है, और एड्स, उसमें भी जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, RNA है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है और दोनों पाए जा सकते हैं। देखिए मैंने अभी ये चीज़ बताया था कि वायरस में DNA और RNA दोनों अनुवांशिक पदार्थ एक साथ नहीं पाए जा सकते, लेकिन दोनों में से कोई एक पाया जाता है। या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA पाया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले प्रोटीन बोला तो प्रोटीन चारों ओर आवरण पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ बोला तो DNA या RNA। मैंने 2 वायरसों के नाम भी बता दिए जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें RNA पाया जाता है। अब देखिए आप लोग के सामने एक वायरस का चित्र है, ठीक है। अब इस वायरस में देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रोटीन के सब यूनिट, प्रोटीन के अलग अणु हैं वो आपस में जुड़े हुए, और इसका चित्र किसका, टोबैकोमोज़ेक वायरस का। तो इस विषाणु की संरचना में देखिए RNA भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो DNA, RNA और प्रोटीन, ये 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन DNA इसमें है क्या, नहीं। DNA सिर्फ क्या करता है, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है चारों ओर क्या करता है, आवरण बनाने का कार्य करता है। तो इनमें DNA या RNA की एक केंद्रीय कोर होती है जो कैप्सिड नामक प्रोटीन चारों ओर से घिरा रहता है। इसी कैप्सिड के कारण बाहरी वातावरण, ताप या किसी चीज़ का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। और जो क्वाइलेट जो संरचनाएं दिख रही ऊपर, वो DNA भी हो सकती है और RNA भी हो सकता है। परंतु ये है क्या, ये क्या है, ये तो टोबैकोमोज़ेक वायरस है, अर्थात इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, RNA है। तो क्वाइलेट मतलब घुमावदार फॉर्म में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है। दूसरा, इसकी प्रोटीन की जो चारों ओर आवरण है वो क्या है, वो कैप्सिड है। क्या है, वो कैप्सिड है। उसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड मतलब एक कठोर आवरण होता है। जब ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, मतलब मैंने बताया कि निर्जीव जैसे लक्षण आते हैं, उस समय इसी कैप्सिड के कारण, एक कठोर आवरण बने होने के कारण किसी रासायनिक पदार्थ का इस पर बाहर नहीं बनता। और ये छोटे छोटे देखो बहुत सारे यूनिटों से मिलकर बना है, जिसे कैप्सोमियर्स कह रहे हैं, ठीक है। जो कैप्सिड है वो देखो अंगूर के दाने के समान बहुत सारे छोटे छोटे आवरणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कह रहे हैं, कैप्सोमेयर कह रहे हैं। ये कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कैप्सोमेयर कहते हैं। ये किसकी होती है, ये टोबैकोमोज़ेक वायरस की संरचना का आधार होता है। अब आधार के अनुसार अगर इसकी संरचना में और प्रकार देखूं, कि वायरस तो एक बता दिया मैंने, तो वायरस के प्रकारों की अगर बात करूं तो वायरस के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वायरस, मतलब वायरस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वायरसों की संरचना या उनमें पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ या उसकी आकार के आधार पर उसे 3 प्रकार में बांटा गया है। वायरस कितने प्रकार के होते हैं बांटा गया है,
3 प्रकारों में बांटा गया है। अर्थात वायरस की संरचना के आधार पर या वो रोग किस तरीके से उत्पन्न करता है उसके आधार पर। तो सबसे पहले आता है पादप विषाणु। इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, जैसे टीएमवी अर्थात टोमोकोमोज़िक वायरस की बात कर रहा था ये, ठीक है, जो मैंने बताया आप लोगों को, उसकी संरचना के बारे में बताया, ठीक है। ये होता है कौन सा, टोमोकोमोज़िक वायरस। समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अब दूसरे चीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो वो किसे इफेक्ट करेगा, वो किसी जंतु को भी इफेक्ट कर सकता है या किसी जीव को उत्पन्न कर सकता है। तो दूसरी चीज़ यही होगा, क्या वो होता है, इनमें मुख्यतः क्या डीएनए और आरएनए होता है, ये जंतु विषाणु होते हैं, ठीक है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जो जंतु का इन्फेक्ट। इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा से हमें सर्दी खांसी होती है, क्या होती है, हमें सर्दी होती है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि तो इस तरीके से क्या होती है, ये वायरस इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वायरस इसके अलावा और कौन सा कार्य करते हैं, देखिए एक तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि एक पादप में रोग उत्पन्न करता है, एक जंतु में रोग उत्पन्न करता है, परंतु मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो तीसरा प्रकार कौन सा होगा, तो देखिए ये होता है बैक्टीरियोफेज, अर्थात केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं और इनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इन्हें T2 फेज भी कहते हैं या T4 भी फेज कहते हैं। गंगा का जो पानी है वो इसी कारण खराब नहीं होता क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं वो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, अर्थात जीवाणुओं को भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए से क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो इस प्रकार के विषाणु के 3 प्रकार हुए, समझ में आया। एक क्या हुआ, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, और तीसरा बैक्टीरियोफेज। अब हम कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। देखिए अभी फैला हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो कोरोना वायरस एक प्रकार के विषाणुओं का समूह है जो स्तनधारी और पक्षियों के रोग, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यही होता है कि कोरोना वायरस एक ऐसा समूह है जो स्तनधारी में कौन आता है, मनुष्य भी आता है, और पक्षियों में रोग कारक है, मतलब रोग उत्पन्न करता है। ये कोरोना वायरस होता है जो इस तरीके से क्या करता है, प्रभाव प्रदर्शित करता है। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि अब हमें ये भी जानना है जिसकी संरचनाएं जैसे चित्र में दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर ये रहता कैसे। तो सबसे पहले तो यही बताऊं कि इनका जो अनुवांशिक पदार्थ रहता है वो आरएनए रहता है, और ये मानव के श्वास तंत्र को संक्रमण के कारण होता है। मतलब मानव के श्वसन तंत्र है ना, जो श्वास लेने की प्रक्रिया, उसे ही सबसे ज़्यादा क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। ये गाय सूअर में अतिसार तथा मुर्गियों में या श्वास तंत्र के रोग के कारण बनते हैं। इन दोनों की समस्याओं के कारण भी ये बनते हैं, इन दोनों में ये रोग भी उत्पन्न करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए वैक्सीन या वायु रोधी अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, वायरस रोधी ऐसा कोई वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इससे बचाव कर ही हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। अर्थात हमें उपचार के लिए प्राणी को अपनी प्रतिरोधक क्षमता को क्या होगा, बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सही रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। तो मेरे वायरस समझाने के साथ ये कोरोना वायरस भी समझाने का अर्थ यही था कि आप लोग इसके बारे में क्या रहें, जागरूक रहें। देखिए जामुल में भी कल केस मिला है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें मैंने बताया, जिसे नाम से ही रोग कहा जाता है, वो तो बहुत हानिकारक ही रहता होगा, जिससे बचाव ही हमारे लिए बेहतर होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।